हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं जनवरी मंथ का 15 सेशन, जिसमें हम न्यूज़पेपर के एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस 104 टॉपिक हम प्रीवियस 14 सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम चर्चा करेंगे येलो बैंड डिसीज के बारे में, देन हम जानेंगे नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के बारे में, साथ ही साथ चर्चा करेंगे नोरो वायरस के बारे में और जानेंगे इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के बारे में। ट्रांसफैट क्या होते हैं जानेंगे इसके बारे में, साथ ही साथ नासा की एक नई टेक्नोलॉजी बाय मॉडल न्यूक्लियर प्रपल्सन के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। ये क्वेश्चन आपका येलो बैंड डिसीज से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये जो येलो बैंड डिसीज होती है एक तरीके की वायरल डिसीज होती है, जो कि डिस्टर्ब कर देती है कोरल्स के सिम्बायोटिक रिलेशंस को, जो कि कारण बनता है कोरल्स की मृत्यु का। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इसका कोई क्योर अभी अवेलेबल नहीं है इस डिसीज का। इसके अलावा ये कोरल ब्लीचिंग के विपरीत ये नॉन रिवर्सिबल होते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये जो येलो बैंड डिसीज है एक तरीके की वायरल डिसीज है और जो कि डिस्टर्ब कर देती है इनके बीच में कोरल्स के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशंस को, जो कि इसका मृत्यु का कारण बनता है। तो ये इसके अंतर्गत वायरल डिसीज नहीं बल्कि एक तरीके की बैक्टीरियल डिसीज है, जो कि इनके बीच में जो सिम्बायोटिक रिलेशंस होता है कोरल के बीच में तो उनको डिस्टर्ब कर देता है और जो कि इसकी मृत्यु का कारण बनता है। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसका अभी कोई भी डिसीज का कोई भी क्योर अभी अवेलेबल नहीं है, साथ ही साथ ये कोरल ब्लीचिंग के विपरीत ये नॉन रिवर्सिबल होते हैं, यानी कि इनकी एक बार इस डिसीज के कारण मृत्यु हो जाने के कारण ये इनको फिर से पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा B2 ओनली। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रहा। अभी जो ईस्टर्न कोस्ट है थाईलैंड का, उसमें ये ऑब्जर्व किया गया जो कोरल डेथ की जो रेट है वह लगातार बढ़ रही है और इसका कारण क्या है, येलो बैंड डिसीज। अगर हम बात करें येलो बैंड डिसीज के बारे में तो ये एक तरीके की बैक्टीरियल डिसीज है, जो कि डिस्टर्ब कर देती है सिम्बायोटिक रिलेशंस ऑफ कोरल्स के बीच में, जो कि इनके पॉलिप्स और इनके जू एंथेली के बीच में जो सिम्बायोटिक रिलेशंस होता है कोरल्स में, तो उसको ये डिस्टर्ब कर देती है, जो कि इसकी मृत्यु का कारण बनती है। इसके अलावा इस डिसीज के अंतर्गत ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय या कंप्लीटली मृत्यु होने के पहले ये एक तरीके से येलो हो जाती है, इसी कारण से इसको येलो बैंड डिसीज कहा जाता है। इसके अलावा इस डिसीज का अभी भी कोई क्योर अवेलेबल नहीं है और ये एक कोरल ब्लीचिंग के विपरीत ये नॉन रिवर्सिबल होती है, यानी कि इस डिसीज के कारण इसकी मृत्यु होने के बाद इसका को फिर से पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग जो ओवर फिशिंग जो एक्टिविटी है और लगातार जो वाटर टेम्परेचर सी वाटर टेम्परेचर राइज हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जो कि एक तरीके से इनको कोरल्स को इस डिसीज के लिए ज़्यादा वल्नरेबल बना रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें कोरल रीफ्स के बारे में तो जो कोरल पॉलिप्स होते हैं एक टाइनी फ्लैशी एंड सी एनिमोन्स होते हैं, जो कि लिव करते हैं ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशंस एंड सीज के अंतर्गत। इसके अलावा ये जो रहते हैं सैलो वाटर्स के अंतर्गत रहते हैं और ये एक किसके साथ रहते हैं, माइक्रोस्कोपिक एल्गी जिसको जूस एंथेले कहा जाता है, उसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में ये रहते हैं। क्या रहते हैं, कोरल पॉलिप्स किसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, जूस एंथेले के साथ। और इनका जो सिम्बायोटिक रिलेशन होता है उसके अंतर्गत होता क्या है, ये जो एल्गी होते हैं यानी कि जो जूस एंथेले होता है वे फोटोसिंथेसिस करने में उसकी एबिलिटी होती है, यानी कि वे फोटोसिंथेसिस करने में सक्षम होता है, जिसके कारण से वह कार्बन कंपाउंड्स की मदद से वह एक तरीके से फूड जनरेट करता है, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इन पॉलिप्स को। और इसके एवज में जो पॉलिप्स होता है ये जूजेंथेले को एक स्थान प्रोवाइड कराता है, यानी कि उसको संरक्षण प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाता है पॉलिप्स के द्वारा और इसके एवज में जूजेंथेले के द्वारा उसे फोटोसिंथेसिस के द्वारा एक एनर्जी प्रोवाइड कराई जाती है पॉलिप्स को। इसके अलावा जो कोरल रीफ्स होती हैं ये फॉर्म होती हैं जब फ्रीली जो मूविंग जो लार्वा होता है कोरल्स का ये अटैच हो जाता है खुद के साथ में ही। साथ ही साथ ये सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती हैं हार्ड सरफेसेस के रूप में ये एक तरीके से कोस्ट लाइन के ऊपर एक तरीके से ये जनरेट हो जाता है और इस प्रोसेस के अंतर्गत ये जो हेल्प करते हैं सेवरल अदर प्रोसेसेस को, जैसे कि आपकी सेडिमेंटेशंस, कॉम्पैक्शंस एंड सीमेंटेशंस और सॉलिडिफिकेशन ऑफ द स्केलेटन्स होती है जो कोरल पॉलिप्स की, तो ये एक तरीके से सी के कोस्ट पर ये जनरेट हो जाती हैं कोरल्स के रूप में।
इसके अलावा अगर हम बात करें इंडिया के अंतर्गत कोरल पॉलिप्स की, तो ये जो इंडिया रिकॉर्ड करता है लगभग 7,517 किलोमीटर की भारत में कोस्ट लाइन है, जिसके अंतर्गत से अगर हम बात करें तो 6100 किलोमीटर ये रिप्रेजेंट करता है मेनलैंड कोस्ट लाइन को। यानी कि अगर हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को छोड़ दें तो हमारे पास कितना बचता है 6100 किलोमीटर। और इसके अंतर्गत ये जो 3 मेजर टाइप ऑफ जो कोरल रीफ्स इनके जो इंडिया के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है, जिसमें फ्रिंजिंग, बैरियर्स और अटोल्स तीनों टाइप की जो ये आपकी कोरल पॉलिप्स हैं, ये आपको इनको देखने को मिलेगा इंडिया के अंतर्गत। अगर हम बात करें इंडिया में जो कोरल रीफ्स की, तो ये आपको देखने को मिल जाएंगे गल्फ ऑफ कर्क्स, गल्फ ऑफ मन्नार, पाक पे, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप आइलैंड और गल्फ ऑफ कच्छ इन द जो नॉर्थ वेस्ट की अगर हम बात करें तो ये एक मोस्ट नॉर्थ वेस्ट रीफ है इन द वर्ल्ड। जैसे कि हमने बात की ये जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में ही ये जनरेट होते हैं, तो ये आपकी जो गल्फ ऑफ कच्छ में जो देखने को मिलेगी वह एक तरीके से मोस्ट नॉर्थर्ली रीफ है इन द वर्ल्ड। इसके अलावा इसमें जो पेचेस हैं कोरल रीफ्स के, ये आपको रत्नागिरी, मालवन एंड रेडी के अंतर्गत भी देखने को मिल जाएंगे, साथ ही साथ साउथ बॉम्बे एंड अदर जो गवेशनी जो बैंक लोकेटेड है वेस्ट ऑफ मैंगलोर में, तो वहां पर भी ये आपको कोरल रीफ्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कोरल रीफ्स के टाइप के बारे में, तो ये 3 टाइप की होती हैं, एक फ्रिंजिंग रीफ्स, बैरियर रीफ्स और फिर वे अटोल्स में ही कन्वर्ट हो जाती हैं। अगर हम बात करें फ्रिंजिंग रीफ्स की, तो ये इवॉल्व करती हैं नियर द कॉन्टिनेंट और इसके अंतर्गत ये कोस्ट लाइन के पास ही आपको देखने को मिलेंगी। और ये जो सेपरेट होती हैं, एक स्मॉल और सैलो लैगून होता है, यानी कि कम गहरा लैगून होता है, जिससे ये सेपरेट होती हैं और ये जो मोस्ट कॉमनली ये फाउंड होती हैं इन द वर्ल्ड। इसके अलावा सेकंड जो होती हैं बैरियर रीफ होती हैं, जिसके कारण से जो फ्रिंजिंग रीफ होती हैं वही बैरियर रीफ में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसके अलावा जो बैरियर रीफ्स होती हैं ये फाउंड की जाती हैं जो ऑफशोर होता है कॉन्टिनेंटल से सेल्फ का, तो उसमें ये देखी जाती हैं। साथ ही साथ ये यूजली आपके जो कोस्ट लाइन है उसके पैरेलली ये जनरेट हो जाती है और इसमें ये जो सेपरेटेड होती हैं एक डीप बाइट लैगून के द्वारा। और ये एक तरीके से जो कोस्ट लाइन है और जो बैरियर रीफ है इनके बीच में आपको एक बाइट लैगून देखने को मिलेगा। इसके अलावा यही जो बैरियर रीफ होती है बाद में जाके अटोल्स में कन्वर्ट हो जाती है। अगर हम बात करें अटोल्स की, तो ये फॉर्म होता है मिड ओशियनिक रीजन के अंतर्गत, जो कि शेप्ड होता है सर्कुलरली और इलिप्टिकली नेचर का और सराउंड किया जाता है सी के द्वारा। और इसमें जो चारों जो साइड्स होती हैं ये सैलो वाटर्स के द्वारा ये कवर होती हैं और इसके सेंटर में आपको एक गहरा लैगून इसके अंतर्गत देखने को मिलेगा। तो अगर हम लक्षद्वीप की बात करें तो वह अटोल का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अगर हम बात करें इसको डायग्राम के थ्रू अगर समझने की कोशिश करें, तो जो फ्रिंजिंग जो रीफ होती है ये एक तरीके से आपके तट के आसपास ही आपको देखने को मिलेगी और इसमें जो आपका जो लैगून होता है वह काफ़ी सैलो यानी कि कम गहरा ये लैगून होता है। इसके अलावा जो बैरियर रीफ है, फिर ये ही जो रीफ है जो फ्रिंजिंग रीफ है वही आपकी बैरियर रीफ में कन्वर्ट हो जाती है और जिसमें जो लैगून होता है वह वाइडली उसको सेपरेट करता है इनके बीच में। इसके अलावा जो मिड ओशियनिक रीजन के अंतर्गत ये आपकी जो बैरियर रीफ है वह अटोल में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके अंतर्गत चारों साइड से ये सी के वाटर से कवर होता है और इसके मिडिल में आपको एक वाइड लैगून देखने को मिलता है। यह आपका सर्कुलर या इलिप्टिकल किसी भी शेप का ये हो सकता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया कोरल रीफ से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो NARCL है या जो पहले जो बैड बैंक बनाया गया था ये एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है जो कि आइसोलेट करते हैं रिस्की एसेट्स को, जो कि बैंक्स के द्वारा एक सेपरेट एंटिटी के रूप में उनको एक तरीके से दर्शाते हैं। और ये इसको अनाउंस किया गया था यूनियन बजट 2021-22 के अंतर्गत। इसके अलावा सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो NARCL है ये एक तरीके से लार्ज वैल्यू ऑफ जो NPA है जो कि 100 करोड़ से ऊपर के NPA को अपने पास ले लेता है बैंक से और इस पर जो टोटल एसेट्स है इसको एक्वायर करना है अराउंड द 2 लाख करोड़। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो स्टेट्स एसेट्स हैं ये एक्वायर किए जाएंगे NARCL के द्वारा और थ्रू द ये 85% जो अप फ्रंट कैश पेमेंट करेगा और 15% हो जो रिमेनिंग रह जाएगा वो 15% फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी रिसीप्ट के रूप में देगा। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर।
इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो NARCL है एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के रूप में जो कि आइसोलेट रखी गई है बैंकिंग एंटिटी से, एक सेपरेट एंटिटी के रूप में इसका गठन किया गया है और ये एक अनाउंस की गई थी आपके यूनियन बजट 2021-22 के अंतर्गत। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा जो NARCL होगा, जो लार्ज वैल्यू होगी NPA की जो कि 500 करोड़ से ऊपर का अमाउंट होगा तो उसको ये एक्वायर करेगा और इसको जो टोटल एक्वायर करना है वह कितना करना है, 2 लाख करोड़ के NPAs को एक्वायर करना है। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि ये जो NPA होंगे जो 500 करोड़ से ज़्यादा के होंगे उनको ये एक्वायर करेगा और इसका जो टोटल अमाउंट कितना रखना है, इसको 2 लाख करोड़ के आसपास NPA को एक्वायर करने का काम किया जाएगा NARCL के द्वारा। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाता है। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो भी स्ट्रेस्ड एसेट जो लिए जाएंगे बैंक से तो वह उसके अंतर्गत 85% जो अप फ्रंट कैश पेमेंट करेगा और 15% सिक्योरिटी रिसीप्ट के रूप में देगा। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि जो 15% होगा वह अप फ्रंट कैश पेमेंट के रूप में देगा जबकि 85% होगा वह सिक्योरिटी रिसीप्ट के रूप में दिया जाएगा। तो इसमें थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाता है, सेकंड भी रॉन्ग, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा C1 ओनली। चलिए जान लेते हैं ये अभी चर्चा में क्यों रहा। जो NARCL है ये एक्वायर किया है इसने फर्स्ट स्ट्रेस्ड एसेट्स को और इसने जो फर्स्ट स्ट्रेस्ड जो एसेट्स जो एक्वायर किया है वह है JP इंफ्राटेक का और इसने किससे लिया है, लेंडर से उस स्ट्रेस्ड एसेट्स को लिया है। अगर हम बात करें NARCL या बैड बैंक की तो ये कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है जो कि एक तरीके से बैंकिंग जो एंटिटी से सेपरेट एंटिटी के रूप में इसको स्थापित किया गया है। साथ ही साथ इसको जो अनाउंस किया गया था यूनियन बजट 2021-22 के अंतर्गत किया गया था। जो NARCL होगा ये आपकी जो 500 करोड़ से ऊपर की जो वैल्यू होगी यानी कि उससे ऊपर के जो NPA होंगे उनको ये एक्वायर करेगा। साथ ही साथ इसका जो टोटल इसका जो लक्ष्य रखा गया है वह रखा गया है कि 2 लाख करोड़ के NPA को ये एक्वायर करेगा। इसके अलावा इसमें जो स्ट्रेस एसेट होंगे वह एक्वायर करेगा, इसके अंतर्गत 15% जो अपफ्रंट कैश पेमेंट तुरंत ही दे देगा। इसके अलावा 85% इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी रिसिप्ट के द्वारा इसको दिया जाएगा। इसके अलावा जो NARCL है इनकॉर्पोरेटेड है अंडर द कंपनी एक्ट विद द पब्लिक सेक्टर बैंक होल्डिंग इसके अंतर्गत है, मेजॉरिटी स्टेक्स इसके अंतर्गत जो पब्लिक सेक्टर जो बैंक है होल्डिंग इसके अंतर्गत रखी है NARCL के अंतर्गत। इसके अलावा ये आपके जो रजिस्टर्ड है विद द RBI एंड ARC अंडर द जो सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ द सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट है जिसको हम सारफेसी एक्ट के रूप में जानते हैं, तो उसके अंतर्गत इसको रजिस्टर्ड किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके सिग्निफिकेंस के तो ये रिड्यूस करेगा NPA ऑफ द बैंक्स, इसके अलावा इंप्रूव करेगा फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबिलिटी एंड द एफिशिएंसी को। इसके अलावा ये जो इंप्रूव करेगा इसकी रिकवरीज को, प्रमोट करेगा कॉम्पिटिशंस और एज अ NARCL जो अलाउ करेगा स्विस चैलेंज टू द गेट द बेस्ट जो बैंक के फ्रॉम द स्ट्रेस्ड एसेट्स के थ्रू ये एक तरीके से बेहतर तरीके से उसको संशोधित करने का प्रयास करेगा। स्विस चैलेंज के माध्यम से इसमें बोली लगाकर एक बेस्ट प्रैक्टिसेस के माध्यम से इसके अंतर्गत जो उसकी बेहतर मूल्य उसका जो मिल सकता है उसको इसमें स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। तो ये इसके अंतर्गत स्विस चैलेंज होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके अंतर्गत जो अपॉर्चुनिटीज़ की तो जो अदर ARCs हैं जो MSME जो लेवल्स हैं उसके अंतर्गत जो NARCL है रिकंस्ट्रक्ट करेगा इनके जो एसेट्स, साथ ही साथ जो बैंक्स हैं जो टोटल एक्सपोजर है मोर देन द 500 करोड़ तो उसके अंतर्गत ही ये एक तरीके से वर्क करेगा। यानी कि जो बैंक के अंतर्गत जो NPA 500 करोड़ से ज़्यादा के मूल्य के हैं तो उनको ही ये एक तरीके से स्ट्रेस्ड एसेट्स को खरीदने का प्रयास करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें जो NARCL किस तरीके से वर्क करेगा तो जैसे कोई लैंडिंग बैंक है और इसने बोरोवर्स ने कुछ इससे लैंड ले रखा है यानी कि इसने कुछ इससे उधार ले रखा है और लेकिन वह उसको चुकाने में सक्षम नहीं है और ये NPA घोषित कर दिया गया है। तो इसके माध्यम से जो लैंडिंग बैंक होगा उसके माध्यम से जो NARCL होगा तो वह इससे ये जो लोन है यानी कि जो NPA है वह इससे खरीद लेगा और जिसका 15% ये जो पेमेंट होगा वह कैश पेमेंट्स करेगा और जो 85% जो रिमेनिंग रहेगा वह उसको स्ट्रेस्ड एसेट्स के रूप में वह उसको सिक्योरिटी रिसिप्ट के रूप में उसको प्रोवाइड कराएगा। यानी कि 85% की सिक्योरिटी रिसीप्ट्स इसको दे देगा और 15% कैश पेमेंट्स इस लैंडिंग बैंक को NARCL के द्वारा दे दिया जाएगा।
इसके अलावा इसके अंतर्गत एक IDRCL भी बनाई गई है, जिसके अंतर्गत से ये एक स्विस चैलेंज के माध्यम से एक उसकी जो बेस्ट बोली करता होगा, यानी कि उसकी जो बेस्ट बोली लगाएगा, उसके माध्यम से स्विस चैलेंज के माध्यम से उसका एक बेस्ट अमाउंट इससे रिकवर करने का प्रयास किया जाएगा NARCL के द्वारा। और इसके पीछे कुछ समय सीमा रखी गई है कि NARCL को जो स्ट्रेस एसेट्स है उसको जो एक तरीके से बेचने का प्रयास करना है उस टाइम लिमिट के अंतर्गत, और उस टाइम लिमिट के अंतर्गत गवर्नमेंट के द्वारा इसको कुछ गारंटी भी दी गई है। तो इस तरीके से जो NARCL होगा, जिसको पहले बैड बैंक के रूप में जाना गया था, तो उसी तरीके से ये वर्क करेगा। तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किया NARCL के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नोरो वायरस से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये जो वायरस है कैपेबल है, जो सर्वाइविंग लो टेम्परेचर होता है उसके अंतर्गत ये सर्वाइव कर सकता है, और ये कॉमन होता है ड्यूरिंग द विंटर के समय में। इसी कारण से ये इसको विंटर वॉमिटिंग डिसीज भी कहा जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये कंटेजियस नहीं होता, और ये कॉन्टैक्ट से, ये इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट से नहीं फैलता है। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो स्टोमक और इंटेस्टाइनल जो इन्फ्लेमेशन होता है, यानी कि उसमें जो सूजन आ जाती है, वह इसके सिम्टम्स होते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये जो वायरस है कैपेबल है, जो कि सर्वाइव कर सकता है लो टेम्परेचर में, और ये विंटर के समय में आपको देखने को मिलेगा कोल्डर कंट्रीज के अंतर्गत, और इसके अलावा इसी कारण से इसको रेफर किया जाता है विंटर वॉमिटिंग डिसीज के रूप में। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये कंटेजियस नहीं है और ये इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में आने से नहीं फैलता, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि ये हाईली कंटेजियस है, और जो एक तरीके से इन्फेक्टेड पर्सन है उसके अगर कांटेक्ट में आते हैं तो ये उससे फैल सकता है। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। इसके अलावा इसके जो सिम्टम्स हैं, जो इसमें पेट में या जो इंटेस्टाइनल होती है उसके अंतर्गत सूजन इसके अंतर्गत आ जाती है। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा B 1 and 3 ओनली। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रहा। जो केरला का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसने कंफर्म किया है कि ये जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो इन्फेक्शंस होता है, यानी कि नोरो वायरस के थ्रू, तो इसके 2 केसेस केरला के अंतर्गत मिले हैं। अगर हम बात करें नोरो वायरस की, तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं, इसमें स्टोमक और जो आपके इंटेस्टाइनल जो इन्फ्लेमेशन उसके अंतर्गत आ जाती है, यानी कि उस पर सूजन आ जाती है, जिसके कारण से इसमें जो नोशिया और जो आपका वॉमिटिंग और डायरिया जैसे इसके अंतर्गत सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ स्टोमक पे क्रैम्प्स भी इसके अंतर्गत पड़ जाते हैं। अगर हम इसके ट्रांसमिशन की बात करें तो ये हाईली कंटेजियस होता है, यानी कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे ये दूसरे में फैल सकता है, और इसके अंतर्गत जो कंज्यूमिंग जो कंटेमिनेटेड जो फूड होता है इन्फेक्टेड पर्सन से, या उससे कंटेमिनेटेड जो वाटर होता है उसके टच से, या जो कंटेमिनेटेड जो सरफेसेस हैं उसके टच से भी ये एक तरीके से फैल सकता है। साथ ही साथ एयर में जो टाइनी ड्रॉपलेट्स होती हैं उनके माध्यम से भी ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकता है, यानी कि ये एक हाईली कंटेजियस डिसीज है। इसके अलावा ये जो वायरस है कैपेबल है सर्वाइविंग फॉर द लो टेम्परेचर, और ये आपको विंटर में ही देखने को मिलेगा, और ये कोल्डर कंट्रीज में ये आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है। इसी कारण से इसको विंटर वॉमिटिंग डिसीज के रूप में भी जाना जाता है। और अगर हम इसकी सीवियरिटी के बारे में बात करें तो ये लगभग एस्टिमेट आपके 2 लाख से ज़्यादा पीपल्स को ये किल कर देता है ग्लोबली एवरी ईयर। और जो मोस्ट ऑफ द जो डेथ इसके अंतर्गत होती है वह जो बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स हैं, और जो जिनकी एज 65 ईयर्स से ऊपर है तो उनकी सबसे ज़्यादा इसके अंतर्गत डेथ होती है। इसके अलावा अगर हम इसके क्योर की बात करें तो वैक्सीन इसके लिए अभी अवेलेबल नहीं है, और इसमें प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं कि जो हम गुड हाइजीन का फूड इसमें में इनटेक लें तो इसके थ्रू हम उससे बच सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत ये जो सिम्टम्स हैं ये अपीयर हो जाते हैं लगभग 12 से 48 घंटे में, और ये आपके एक तरीके से जो सिम्टम्स हैं 1 से 3 दिन तक रहते हैं, और जो वायरस है ये आपके 2 वीक तक ये कंटेजियस रहता है, यानी कि इसमें 2 वीक तक ये क्षमता होती है कि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैल सके। तो इससे आपको माइल्ड फीवर या इसके अंतर्गत जो लेथार्जिक कंडीशंस में आप पहुंच जाते हैं, हेडेक, वॉमिटिंग और स्टोमक पेन्स इसके अंतर्गत आने लगता है, और जिसमें डायरिया जैसी स्थिति बनने लगती है, और जो आपका स्टोमक रहता है और जो इंटेस्टाइनल होता है उसके अंतर्गत आपकी सूजन यानी कि इन्फ्लेमेशन उसके अंतर्गत आ जाता है, और बॉडी एक यानी इसमें बॉडी में भी पेन इसके अंतर्गत इसके माध्यम से होने लगता है।
तो इस तरीके के सिम्टम्स इस नोरोवायरस के अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया नोरोवायरस से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है, ये एक तरीके की स्पेशल स्कीम है जो कि 100% गारंटी कवरेज प्रोवाइड कराती है बैंक्स एंड एनबीएफसी को, जो कि एक तरीके से जो एक्सटेंड करते हैं इमरजेंसी क्रेडिट फैसिलिटी टू द बिजनेस एंटरप्राइजेस और एमएसएमईज को। इसके अलावा सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये जो इमरजेंसी जो क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है, इसको मैनेज किया जा रहा है बाय द नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के द्वारा, अंडर द ट्रस्टीशिप मैनेजमेंट के अंतर्गत। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसको अनाउंस किया गया था एज द पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है, उसके अंतर्गत ये जो स्पेशल स्कीम है जो कि प्रोवाइड कराता है 100% गारंटी कवरेज टू द बैंक और या एनबीएफसीज को, जिसके कारण से ये जो एक्सटेंड करते हैं इमरजेंसी क्रेडिट फैसिलिटीज देते हैं बिजनेस एंटरप्राइजेस या एमएसएमई को, तो उस पर ये उनको गारंटी प्रोवाइड कराता है। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये मैनेज किया जाता है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के द्वारा अंडर द ट्रस्टीशिप मैनेजमेंट के अंतर्गत, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट है। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसको अनाउंस किया गया था एज अ पार्ट ऑफ द आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ए 1, 2 एंड 3। चलिए जान लेते हैं अब चर्चा में क्यों रहा। जो अभी एक एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट आई है, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है, इसने लगभग बेल आउट कर दिया है 14.6 लाख एमएसएमईज को। इस रिपोर्ट के अनुसार जो इंसेंटिव्स दिए गए हैं इस स्कीम के अंतर्गत, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के अंतर्गत, जो कि हेल्प करेगा कि इनके जो एमएसएमई के अंतर्गत क्रेडिट फ्लो को बूस्ट किया जा सके। अगर हम इसकी की फाइंडिंग्स की बात करें इस रिपोर्ट की, तो जो एमएसएमई जो लोन्स है अकाउंट है लगभग इसका 2.2 लाख करोड़ का, जो कि इंप्रूव करेगा एंटायर बैंकिंग इंडस्ट्रीज को। इसके अलावा ये लगभग 12% जो आउटस्टैंडिंग जो एमएसएमई जो क्रेडिट्स हैं, जो कि आपके स्लिपिंग हो जाते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के रूप में, तो ये एक तरीके से लगभग जो आजीविका है वह 6.6 करोड़ की आजीविका को ये प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा जो एमएसएमई है जो यूनिट्स हैं, ये एक तरीके से लार्जर विद द सेवरल यूनिट्स हैं इसके अंतर्गत लार्जर हो गई हैं, और जिनका टर्नओवर लगभग 250 करोड़ से भी ऊपर का हो गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें ECLGS स्कीम के बारे में, तो ये एक तरीके की स्पेशल स्कीम है जो कि 100% गारंटी कवरेज प्रोवाइड कराती है बैंक्स एंड एनबीएफसीज को, जिसके कारण से ये जो एक तरीके से लोन प्रोवाइड करा देते हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं बिजनेसेस, एंटरप्राइजेस या एमएसएमईज को, तो उस पर गारंटी प्रोवाइड कराई जाती है इस स्कीम के द्वारा। इसके अलावा ये अनाउंस किया गया था, ये जो ECLGS जो स्कीम है ये अनाउंस किया गया था आत्मनिर्भर भारत पैकेज के साथ में। और जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन है इसमें 20% ऑफ जो टोटल आउटस्टैंडिंग है इसके अंतर्गत जो फरवरी 29 2020 में ये देखी गई थी। इसके अलावा इसमें जो क्रेडिट लाइन 20% रखी गई थी, और जो 100% जो गारंटी कवरेज है उसका जो मैक्सिमम जो टेन्योर रहेगा वह 4 साल के लिए इसके अंतर्गत प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके अलावा इसमें जो मैनेज किया जा रहा है इसको नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के द्वारा मैनेज किया जा रहा है अंडर द ट्रस्टीशिप मैनेजमेंट के अंतर्गत। इसके अलावा अगर हम बात करें जो रिसेंट स्टेप्स लिए गए हैं इसके अलावा भी कि जो ECLGS स्कीम के अलावा, तो अगर हम बात करें तो जो एमएसएमई की जो डेफिनेशंस है वह चेंज की गई है। पहले जो मैन्युफैक्चर सेक्टर और सर्विस सेक्टर के लिए अलग अलग डेफिनेशन हुआ करती थी, तो उसको मिलाकर एक ही डेफिनेशन कर दी गई है। इसके अलावा इसमें जो कंपोजिट क्राइटेरिया रखा गया है उद्यम एसेट्स जो असिस्ट जो प्लेटफॉर्म है उसके अंतर्गत, जो कि डेवलप किया गया है, जो उद्यम एसेट जो प्लेटफॉर्म है वो डेवलप किया गया है सिडबी के द्वारा, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसके अंतर्गत जो भी आपके इनफॉर्मल जो माइक्रो इंटरप्राइजेस हैं वे इसको फॉर्मल एम्बिट में लाने का प्रयास किया जाएगा उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म के द्वारा। और ये इसने लगभग अभी तक बेनिफिट किया है लगभग 5 करोड़ जो आपकी इनफॉर्मल माइक्रो इंटरप्राइजेस हैं उनके लिए।
इसके अलावा अगर हम बात करें एमएसएमई की जो डेफिनेशन अभी चेंज की गई है, पहले क्या था होता था कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और जो सर्विस सेक्टर है उसके लिए अलग अलग डेफिनेशन हुआ करती थी, लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया है। अब जो डेफिनेशन कर दी गई है दोनों के लिए, मैन्युफैक्चर और सर्विस सेक्टर के लिए सेम कर दी गई है, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के आधार पर इसकी डेफिनेशन को निर्धारित किया गया है। वैसी इंडस्ट्रीज को माइक्रो इंडस्ट्रीज कहा जाएगा जिनका इन्वेस्टमेंट होगा 1 करोड़ तक का, साथ ही साथ टर्नओवर होगा 5 करोड़ तक का, तो उनको माइक्रो इंडस्ट्रीज की कैटेगरी में रखा जाएगा। इसके अलावा जो स्मॉल इंडस्ट्रीज की कैटेगरी में जिनका इन्वेस्टमेंट होगा 10 करोड़ तक का और साथ ही साथ उनका टर्नओवर होगा 50 करोड़ तक का, तो उनको स्मॉल इंडस्ट्री की कैटेगरी में रखा जाएगा। साथ ही साथ जो मीडियम जो इंडस्ट्री है उसका अगर इन्वेस्टमेंट होगा 50 करोड़ तक का और उसका जो टर्नओवर होगा 250 करोड़ तक का, तो उसको रखा जाएगा मीडियम इंडस्ट्रीज की कैटेगरी में। तो इस तरीके से जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की जो आपकी जो डेफिनेशन है वह इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के आधार पर ये चेंज कर दी गई है, यानी कि 15, 10, 50 और आपकी 50 to 50 इसके अंतर्गत ये डेफिनेशन इसके अंतर्गत रखा गया है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया ECLGS स्कीम के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रांस फैट से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो इंडस्ट्रियली जो प्रोड्यूस ट्रांस फैट होता है ये ऐड करता है हाइड्रोजन इन द लिक्विड वेजिटेबल ऑयल के अंतर्गत, जिसके कारण से उसको ये और ज़्यादा सॉलिड बना देता है। इसके अलावा जो FSSAI है उसने लिमिट किया है, जो कंटेंट है ये 2% से ज़्यादा नहीं हो सकता इसका जो मास है ट्रांस फैट्स का इन द जनवरी 2022 से। इसके अलावा अगर हम बात करें थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो टोटल फैटी जो एसिड्स होते हैं, ट्रांस फैट जो एसिड्स होते हैं, इसके अंतर्गत ये एक सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो इंडस्ट्रियली जो प्रोड्यूस जो ट्रांस फैट एड्स इसके अंतर्गत इसको ऐड किया जाता है हाइड्रोजन को इन द लिक्विड वेजिटेबल ऑयल के अंतर्गत, जिसके कारण से उसको और ज़्यादा सॉलिड इसके अंतर्गत बनाया जाता है। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जनवरी 2022 से इसकी जो लिमिट कर दी गई है फसाई के द्वारा, इसको क्या कर दिया गया है कि ये 2% से ज़्यादा ट्रांस फैट्स नहीं हो सकता टोटल ऑयल की क्वांटिटी में। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा जो थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो आपके ट्रांस फैट जो एसिड्स हैं ये एक सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि ये एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। तो इसलिए इसमें थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है और फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा B 1 and 2 ओनली। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रहा। इसमें जो एक काउंटडाउन टू द 2023 एक WHO की जो रिपोर्ट है ऑन द ग्लोबल ट्रांस फैट एलिमिनेशन 2022 जो रिपोर्ट है वह इसके अंतर्गत रिलीज कर दी गई है। अगर हम बात करें ये एक एनुअल जो स्टेटस रिपोर्ट होती है जो कि पब्लिश की जाती है WHO के द्वारा इन द कोलैबोरेशन विद जो रिजॉल्व जो सेव लाइव्स है उसके द्वारा। तो इसमें WHO साथ ही साथ रिजॉल्व टू जो सेव लाइव्स है ये दोनों मिलकर ये एक तरीके से रिपोर्ट रिलीज करते हैं। साथ ही साथ ये मॉनिटर करता है ग्लोबल प्रोग्रेस टुवर्ड्स द जो आपकी 2023 तक आपको ये टारगेट इसके अंतर्गत दिए गए हैं ग्लोबल एलिमिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल जो प्रोड्यूस ट्रांस फैटी एसिड्स हैं उनके लिए, तो उनकी एक तरीके से मॉनिटर करने के लिए ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी की फाइंडिंग्स की, तो 5 बिलियन जो पीपल हैं ग्लोबली जो एक्सपोज हो रहे हैं इसके हार्मफुल ट्रांस फैट्स पर, जो कि इंक्रीज कर रही है उनकी हार्ट डिसीज को और उनकी डेथ रिस्क को। इसके अलावा 16 में से 9 कंट्रीज उनके पास इसके संबंध में कोई भी बेस्ट प्रैक्टिस पॉलिसी इसके अंतर्गत मौजूद नहीं है, और ये जो 9 देश हैं वे कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, अजरबैजान, भूटान, इक्वाडोर, इजिप्ट, ईरान, नेपाल, पाकिस्तान एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया। इसके अलावा जो ट्रांस फैट जो एसिड्स हैं जो इसके अंतर्गत ये एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और ये 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जो नेचुरली जो अकरिंग जो ट्रांस फैट्स होते हैं ये नेचुरली होते हैं कुछ डेयरी या मीट प्रोडक्ट्स के अंतर्गत। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड भी एक ट्रांस फैट्स होते हैं ये उस तरीके से तैयार किया जाता है जब इसके अंतर्गत हाइड्रोजन मिलाया जाता है इन द लिक्विड वेजिटेबल ऑयल के अंतर्गत।
यानी कि जो इंडस्ट्रियल जो प्रोड्यूस जो ट्रांस फैट्स जो एसिड्स होते हैं उनको हाइड्रोजनेशन के माध्यम से इनको तैयार किया जाता है और इनको एक तरीके से मोर सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और ये आपके फाउंड होते हैं जो पैकेज्ड फूड होते हैं, हमारे बेक्ड फूड होते हैं, या जो कुकिंग ऑयल्स, और जो इसके अंतर्गत आपको ये ट्रांस फैट्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें इस जो रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस के बारे में, तो इसने कहा है कि जो मॉनिटरिंग एंड सर्विलांस जो मैकेनिज्म के अंतर्गत इन्वेस्ट किया जाना चाहिए, साथ ही साथ डेवलप किया जाना चाहिए, उनको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस जो पॉलिसीज हैं जो कि लिमिट करती हैं ट्रांस फैट एसिड्स लिमिट को। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टेप्स किसके द्वारा क्या लिए गए हैं टू द रेगुलेट करने के लिए, तो सबसे पहले एक रिप्लेस स्ट्रेटजी लाई गई है WHO के द्वारा। और जो फसाई ने जो लिमिट कर दिया है, जो कंटेंट नहीं होना चाहिए 2% बाय द मास ऑफ टोटल जो ऑयल्स का है उसमें 2% से ज़्यादा ट्रांस फैट्स नहीं होना चाहिए जनवरी 2022 से। इसके अलावा फसाई ने इसको जो मैंडेटरी कर दिया है कि फूड मैन्युफैक्चरर जो होंगे वे डिक्लेयर करेंगे कि इसके अंतर्गत कितना ट्रांस फैट एसिड्स इसके अंतर्गत मिले हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें रिप्लेस स्ट्रेटजी जो कि WHO के द्वारा चलाई जा रही है, तो इसके अंतर्गत ये है कि जो रिव्यू किया जाएगा जो भी हमारे डाइटरी सोर्सेस हैं, जो इंडस्ट्रियल जो प्रोड्यूस जो ट्रांस फैट्स हैं, उनको एक तरीके से रिव्यू किया जाएगा और उससे संबंधित कोई पॉलिसी चेंज है तो उसके अंतर्गत करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा सेकंड पर है प्रमोट, जिसके अंतर्गत ये रिप्लेसमेंट करेगा जो इंडस्ट्रियली जो प्रोड्यूस जो ट्रांस फैट्स हैं उनको हेल्थियर फैट्स और ऑयल्स के अंतर्गत प्रमोट करने का प्रयास इसके अंतर्गत किया जाएगा। यानी कि फर्स्ट हम रिव्यू करेंगे, देन उसको प्रमोट करने का प्रयास करेंगे कि इसको कैसे चेंज किया जाए। इसके अलावा उसमें एल से अगर हम बात करें तो लेजिस्लेट के माध्यम से, यानी कि कुछ कानून बनाकर भी इसको लागू करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि ट्रांस फैट जो एसिड्स को इसके अंतर्गत कम किया जा सके। फिर जो लेजिस्लेशन बन गया, जो हम प्रमोट कर रहे हैं या जो हमने रिव्यू किया, तो उसको इसके अंतर्गत असेस किया जाएगा, यानी कि मॉनिटर किया जाएगा जो ट्रांस फैट जो कंटेंट्स हैं इन द फूड सप्लाई के अंतर्गत, तो वह चेंज हो रहे हैं या नहीं, और जो कंजप्शन है पॉपुलेशन के अंतर्गत वह कम हो रहा है या नहीं, तो इसके अंतर्गत असेस भी किया जाएगा। इसके अलावा क्रिएट के माध्यम से, यानी कि सी के माध्यम से इसमें अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी कि इसके क्या नेगेटिव हेल्थ इंपैक्ट होते हैं इस ट्रांस फैट्स के इन द ह्यूमन पॉपुलेशन, तो उसके बारे में लोगों को, पब्लिक को अवेयर किया जाएगा, जिसके माध्यम से वह इन चीज़ों को अवॉइड करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो इन्फोर्स किया जाएगा, जो भी आपका लेजिस्लेट बना दिया है या जो भी आपने पॉलिसी के अंतर्गत चेंज किया है, तो उन पॉलिसीज और रेगुलेशन को इन्फोर्स करने का इसके अंतर्गत प्रयास किया जाएगा। तो ये एक रिप्लेस स्ट्रेटजी है जो कि WHO के द्वारा इसको एक तरीके से प्रमोट किया जा रहा है, जिसमें R से है रिव्यू, और फिर आपका इसमें से आ जाता है आपका प्रमोट, L से आपका लेजिस्लेट, A से आपका असेस, और C से आपका क्रिएट, एंड E से आपका इन्फोर्स। इसके अलावा जो रिव्यू है वह आपका RE से है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो 2 बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो ट्रांस फैट जो रिमूवल पॉलिसीज़ के अंतर्गत अगर हम बात करें, तो इसमें जो क्राइटेरिया है WHO के द्वारा इसमें कहा गया है कि जो नेशनल लिमिट है जिसकी हमने बात की कि ये 2 ग्राम 100 ग्राम अगर हम मान लें तो उसमें से 2 ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा नेशनल बैन ऑन द प्रोडक्शन ऑफ जो पार्शियली जो हाइड्रोजनेटेड जो ऑयल्स होते हैं, जो मेजर सोर्स हैं ट्रांस फैट्स का, तो उसको भी इसके अंतर्गत बैन लगाने का प्रयास किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया ट्रांस फैट से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बाय मॉडल न्यूक्लियर प्रोपल्सन से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो न्यूक्लियर प्रोपल्सन है ये बेस्ड होता है 2 कंसेप्ट, जिसका नाम है न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्सन एंड न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन पर। इसके अलावा सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्सन है ये एक सिस्टम होता है जो कि इंक्लूड करता है न्यूक्लियर रिएक्टर को, जो कि हीट करता है लिक्विड हाइड्रोजन प्रोपेलेंट्स को, जो कि टर्न हो जाता है आयोडाइज्ड हाइड्रोजन गैस यानी कि प्लाज्मा फॉर्म में। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये जनरेट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये जनरेट करता है जो कि आयोनाइज कर देती है एक्सलेट, और जो इसके अंतर्गत जो इनर्ट गैस होती है जैसे कि जिनोन, तो उसको ये आयोनाइज कर देती है, जिसके कारण से इसमें थ्रस्ट उत्पन्न होता है। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो न्यूक्लियर प्रोपल्सन जो बेस्ड होता है 2 कंसेप्ट पे होता है, एक न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्सन एंड न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है।
इसके अलावा सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्सन है एक सिस्टम है जो कि इंक्लूड करता है न्यूक्लियर रिएक्टर, इसके अंतर्गत होता है, जो कि हीट करता है लिक्विड हाइड्रोजन को, प्रोपेलेंट्स को, जो कि टर्न हो जाती है आयोनाइज्ड हाइड्रोजन गैस के अंतर्गत, जो कि प्लाज्मा फॉर्म के अंतर्गत होती है। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा जो थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये जनरेट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, जो कि आयोनाइज कर देती है, एक्सलेट करती है इनर्ट गैस को जैसे कि जिनोन को, जो कि क्रिएट करता है थ्रस्ट। तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा A 1, 2 एंड 3। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रहा। जो बाय मॉडल जो न्यूक्लियर प्रोपल्सन है, अगर हम इसकी बात करें तो नासा इसको फिर से रीलॉन्च कर रहा है इस प्रोग्राम को, जो कि डेवलप कर रहा है बाय मॉडल न्यूक्लियर प्रोपल्सन को, जो कि एक कुछ समय पहले इसको तैयार किया गया था। अगर हम बात करें बायोमॉडल जो न्यूक्लियर प्रोपल्सन है, ये 2 पार्ट सिस्टम होता है जिसकी अभी हमने बात की, जो न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्सन साथ ही साथ न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन एलिमेंट। इसके अंतर्गत ये जो सिस्टम है एक्सपेक्टेड है कि ये एक तरीके से मार्स पे एक तरीके से जो ट्रांजिट पीरियड है वह 100 डेज तक ले आएगा। इसके अलावा जो 2023 की बात करें तो यूएस जो स्पेस एजेंसी है स्टार्ट कर रही है एक न्यू प्रोग्राम जिसका नाम है नासा इनोवेटिव एडवांस कॉन्सेप्ट्स, यानी कि NIAC प्रोग्राम, जो कि सिलेक्टेड जो न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट है फेज 1 डेवलपमेंट इसके अंतर्गत किया जाएगा। इसके अलावा जो न्यू बाई मॉडल जो न्यूक्लियर प्रोपल्सन सिस्टम है ये यूज करेगा एक वेव रोटर टॉपिंग साइकिल्स को, जो कि रिड्यूस कर सकेगा जो ट्रांजिट टाइम है मार्स पर जाने का, कितना कर सकेगा, ट्रांजिट टाइम को कम वह 45 डेज तक कर सकता है, जिसमें यूज किया जाएगा वेव रोटर टॉपिंग साइकिल को। इसके अलावा अगर हम बात करें ये वर्क कैसे करता है, जो न्यूक्लियर प्रोपल्सन होता है ये बेस्ड होता है 2 कॉन्सेप्ट पे, न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्सन और न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन पर। जो न्यूक्लियर थर्मल जो प्रोपल्सन होता है इसके अंतर्गत जो सिस्टम होता है इसमें इंक्लूड होता है न्यूक्लियर रिएक्टर, जो कि हीट कर देता है लिक्विड हाइड्रोजन को, प्रोपेलेंट्स को, जो कि एक आयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ये प्लाज्मा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि चैनलाइज करता है थ्रू द नोजल के थ्रू इसको चैनलाइज किया जाता है टू द जनरेट द थ्रस्ट उत्पन्न करने के लिए, यानी कि थ्रस्ट उत्पन्न करने के लिए इसको नोजल के थ्रू चैनलाइज किया जाता है। इसके अलावा जो नेशनल इलेक्ट्रिक जो प्रोपेलेंट्स होता है डिपेंड होता है न्यूक्लियर रिएक्टर पर, जो कि प्रोवाइड कराता है इलेक्ट्रिसिटी टू द हॉल इफेक्ट थ्रस्टर्स को, जो कि एक तरीके से आयन इंजन होता है। इसके अलावा ये जनरेट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जो कि आयोनाइज करता है एंड एक्सलेट करता है इनर्ट गैस को, जैसे कि हम मान लें इनर्ट गैस जिनोन जिसमें यूज की जाती है, तो इसके माध्यम से उसमें थ्रस्ट क्रिएट किया जाता है। अगर हम बात करें इसमें जो नोजल के थ्रू इसको प्रोवाइड कराया जाता है जो जनरेटर होता है उसके माध्यम से, तो इसमें थ्रस्ट क्रिएट करने का प्रयास किया जाता है और जो लिक्विड हाइड्रोजन है उसको एक तरीके से प्लाज्मा कंडीशन में यानी कि आयोनाइज्ड कंडीशंस में उसको कन्वर्ट करने का प्रयास किया जाता है न्यूक्लियर जो तो हमने थर्मल जो प्रोपल्सन की बात की उसके माध्यम से। और यही जो प्लाज्मा फॉर्म है नोजल से एंटर कराई जाती है जो कि थ्रस्ट क्रिएट करती है इसके अंतर्गत। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया बाई मॉडल न्यूक्लियर प्रोपल्सन से संबंधित। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। आप हमसे इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।